ये मेरा दूसरा प्रेजेंटेशन है इंडियन इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इससे पहले का प्रेजेंटेशन जो मैंने आपसे इससे पहले अपलोड किया था, इस पे मैं 7 पॉइंट पर डिस्कशन कर रहे थे और हम लोग लास्ट का प्रेजेंटेशन में लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, इंडस्ट्रियल स्टेग्नेशन के बारे में बात किए थे। और मैंने बोला था कि आगे की जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में बताऊंगा। तो आज जो मेरा प्रेजेंटेशन होगा वो फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक कंडीशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के पर फोकस करेगा कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, और वी कैन से दैट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या कंडीशन था हमारे फॉरेन ट्रेड का, डेमोग्राफिक कंडीशन का, ऑक्यूपेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का और इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो आइए हम लोग आज का पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। फॉरेन ट्रेड। इंडिया हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशिएंट टाइम्स, but restrictive policies adopted by the British government adversely affect the structure, the composition, and the volume of the foreign trade. जैसा आप देख सकते हैं, इंडियन फॉरेन ट्रेड वाज डिटरमाइंड बाय द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। बहुत सारे रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस लगा दिए गए थे फॉरेन ट्रेड के लिए, जैसे मोनोपोली होगा कि कहाँ पे ट्रेड करना है। और ये इसके कारण क्या हुआ, एडवर्सली इफेक्ट किया गया स्ट्रक्चर और कंपोजिशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड का। आके आप लोगों को समझ में आएगा क्या था स्ट्रक्चर और कंपोजिशन। एक्सपोर्ट, हम लोगों का जो स्ट्रक्चर था फॉरेन ट्रेड का, वहाँ पे हम लोग एक्सपोर्टर थे प्राइमरी प्रोडक्ट्स के, रॉ मटेरियल्स के, जैसे रॉ सिल्क, कॉटन, उल, सुगर, इंडिगो और भी बहुत सारे एग्रीकल्चर कंपोनेंट। और हम लोग इंपोर्टर थे फिनिश कंज्यूमर गुड्स के, जैसे कॉटन, सिल्क, वुलन क्लोथ्स, कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरीज। तो इससे हमको समझ में आया हमारा स्ट्रक्चर और कंपोजिशन क्या था। वी आर द प्राइमरी एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल एंड वी आर द इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। हमारा वॉल्यूम में क्या बात था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, वो मोनोपोली था उनका कि वो इंडिया का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे, और 50% जो ट्रेड थे वो हमको ब्रिटेन से ही करना होता था। बाकी कंट्री के लिए हम ट्रेड नहीं कर पाते थे, और बाकी जो हम लोग करते थे वहाँ चाइना, श्रीलंका और पर्शिया जैसा कंट्री में हम लोग का फॉरेन ट्रेड होता था। इंडिया का ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कब स्टार्ट हुआ, जब स्वेज कैनाल बना 1869 में। और जब स्वेज कैनाल बना 1869 के बाद, उसके बाद क्या हुआ कि यूरोप से इंडिया का डिस्टेंस वो 7 से 8 हज़ार किलोमीटर कम पड़ गया, और जिसके कारण से और ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होने लगा इंडिया का। क्या हुआ, इम्पैक्ट देखते हैं हम लोग फॉरेन ट्रेड का। जनरेशन ऑफ ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस, हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा सरप्लस था, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ एक्सपोर्ट करते थे। मगर इससे खुश होने की बात नहीं है, ये एक्सपोर्ट सरप्लस होने के बावजूद भी हम लोगों का जो पैसा मिल आता था, जो हम लोग पैसा कमाते थे उससे, वो हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के वार पे जो खर्च हुआ था उस पर चला जाता था। द इंडिया वॉज एबल टू मेंटेन ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस, but this was at the huge cost of Indian economy. Several essential commodities like food grains, cloth, kerosene, etc. became conspicuous by their acute scarcity in the domestic market. और इसके कारण क्या हुआ, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ शुरू हुआ। द एक्सपोर्ट सरप्लस ऑफ इंडिया वॉज यूज for making payment of expenses incurred by of a setup by the colonial government in the Britain, to meet expenses on war fought by the British government, for administrative expenditure of British government, for payment of maintaining British army in India, for importing invisible items। मतलब जो हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस होता था उसका पेमेंट हम लोग ब्रिटिश आर्मी पे खर्चा करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव जो खर्चा था उस पर खर्चा कर रहे थे, एक्सपेंसेस पे खर्चा करते थे, जो वार हम लोग लड़ रहे थे, ब्रिटिशर्स लड़ रहे थे, और बहुत सारे सर्विसेज थे जो इनविजिबल आइटम्स थे, उस पर हम लोगों का पैसा जो एक्सपोर्ट सरप्लस से जो होता था वो चला जाता था। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट में देखेंगे हमारा डेमोग्राफिक कंडीशंस का। व्हाट इज डेमोग्राफी? डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो जब हम लोग 1947 का डेमोग्राफिक कंडीशंस के बारे में जानेंगे, तो जितने भी फीचर्स थे, ऑल फीचर्स आर प्रेजेंट इन इंडिया, दैट इज बैकवर्ड फीचर्स,
stagnant feature. India was a stagnant and backward economy, and all the features of demographic suited the India that, or it shows that India is backward country. During British period, the socio-economic development indicators of population were very pathetic. बहुत ही ख़राब था. बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट बहुत ही कम थे. इसके बारे में हम अभी आगे भी बताएंगे आपको. द डिटेल पॉपुलेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड वाज कलेक्टेड थ्रू अ सेंसस इन 1881. पहला बार सेंसस 1881 में हुआ. इससे हम लोगों को डेमोग्राफी के बारे में पता चला कि क्या पॉपुलेशन था. आफ्टर डेट इन एवरी 10 ईयर द सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया. और हर 10 साल के बाद सेंसस होता है. अभी हम लोगों का 16th सेंसस होने वाला है 2021 में. तो उसी समय 1881 से ही सेंसस स्टार्ट हुआ था. और 1921 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव हमेशा यहाँ पूछा जाता है कि द ईयर 1921 शोज अ डिक्लेरेटेड पॉपुलेशन ग्रोथ, सो इट इज़ कॉल्ड एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. कौन सा ईयर ग्रेट डिवाइड कहा जाता था? 1921. क्यों? क्योंकि इससे पहले 1921 से पहले क्या होता था कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई था. 1921 के बाद क्या हुआ? बर्थ रेट हाई हुआ मगर डेथ रेट धीरे धीरे कम हुआ, जिसके कारण से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टार्ट हुआ इंडिया में. बिफोर दिस इंडिया वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफी. 1921 से पहले हम लोग फर्स्ट स्टेज थे डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन का, और 1921 के बाद हम लोग सेकेंड स्टेज हुआ. ये डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन है क्या, ज़्यादा तो आप लोगों को नहीं जानना, मगर तब भी मैं आपको समझा देता हूँ डेमोग्राफिक थ्योरी थोड़ा सा. ये देखिए डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन मॉडल है. यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज में डेथ रेट और बर्थ रेट कहाँ था और उसके बाद कहाँ जा रहा है. तो हम लोग सेकेंड स्टेज में आ गए थे 1921 में, और उससे पहले 1921 से पहले हम लोग फर्स्ट स्टेज में थे. फीचर्स ऑफ इंडिया डेमोग्राफिक कंडीशन. द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट. बर्थ रेट जो था 48% था और डेथ रेट जो था वो 40% था, बहुत ज़्यादा था. इसका मतलब कि 48% हम लोग का बर्थ हुआ था और 40% का डेथ हो रहा था. लो लिटरेसी रेट बहुत ही पैथेटिक था. 16% ही सिर्फ लिटरेसी रेट था, और फीमेल का लिटरेसी तो सिर्फ और सिर्फ 7% था. अभी हम लोगों के यहाँ लिटरेसी रेट 74% है और फीमेल का लिटरेसी 66% है. सोचिए उस समय क्या हमारा कंडीशन रहा था. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 218 per 1000. इट इज़ वेरी, बहुत ही ख़राब फिगर है ये. मतलब हर 1000 बच्चे में से जो नॉर्मल डिलीवरी हो रही थी उसमें से 218 के बच्चे का डेथ हो जा रहा था. अभी सिर्फ 63 ही है आईएमआर. मतलब आईएमआर का मतलब क्या होता है कि 1 साल से पहले जो बच्चे का डेथ हो जाता है पर 1000 पॉपुलेशन में, पर 1000 बर्थ में, उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं. मतलब एक 1000 में 218, मतलब मोर देन 1/5 बच्चे जो थे उनका डेथ 1 ईयर से पहले हो जाता था. ये दिखलाता है, ये दर्शाता है कि हमारा जो मेडिकल फैसिलिटी है वो बहुत ही पुअर था. लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही कम है, 32, अभी ये 68 हो गया है. हाई रेट ऑफ पॉवर्टी, बहुत ही हम लोग पुअर थे. और इनएडुकेट पब्लिक फैसिलिटीज़ कुछ नहीं था हमारे यहाँ. और अब हम लोग बात करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का. तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में हम लोग बताएंगे आपको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में कितने लोग थे. प्राइमरी सेक्टर में 72% पॉपुलेशन जो थे वो इंगेज थे प्राइमरी सेक्टर्स में. सेकेंडरी सेक्टर में 10% थे और टर्सरी सेक्टर में 17% थे. ये आगे की डिटेल्स आपके पास आएंगे. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स ऑन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. ये बतलाता है कि क्या वर्कफोर्स कहाँ पर है हमारा. और ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड देयर वाज प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर का बहुत ही प्रीडोमिनेंस था. अभी हमने बताया था 72% हम लोग प्राइमरी सेक्टर से इंगेज थे. देयर वे रीजनल वेरिएशन इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑल्सो इन आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक का, मतलब जो साउथ इंडिया थे, वाज डिक्लाइन इन डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. हम लोग जबकि उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब में ज़्यादातर जो लोग थे वो एग्रीकल्चर पे काम करते थे. मतलब साउथ इंडिया में कम एग्रीकल्चर पे काम कर रहे थे, जबकि हम लोग नॉर्थ इंडिया में जो थे वो हम लोग ज़्यादा काम कर रहे थे. अगर आपको अभी बताएं 72% आप देख ही सकते हैं पाई चार्ट में. 72% जो है वो एग्रीकल्चर वर्कफोर्स था. इंडस्ट्री जो था मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 10% और सर्विस सेक्टर 17.2. ये बतलाता है कि हम लोग बहुत ही प्रिमिटिव सोसाइटी में थे जहाँ पे
3/4 लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। अब बात करते हैं हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर था 1947 का। तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, पावर, एनर्जी, और बहुत सारे सोशल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग फैसिलिटीज़। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, इकोनॉमिक और सोशल। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ईटीसी। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो जाएगा जो सोशल सेक्टर जिसको हम कहते हैं, हमारा हेल्थ फैसिलिटी, हमारा एजुकेशन और हमारा हाउसिंग सिस्टम। अंडर ब्रिटिश रूल द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवे, पोर्ट्स, वाटरवेज, पोस्ट, टेलीग्राफ डेवलप। कुछ चीज़ का डेवलपमेंट हुआ था, रेलवे का, पोर्ट्स का, वाटर ट्रांसपोर्ट का, मगर ये सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था, जो रॉ मटेरियल्स है। द मोटिव बिहाइंड दिस डेवलपमेंट वाज नॉट टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज टू द पीपल बट टू सर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट। उनका अपना इंटरेस्ट था। रोड्स का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था इंडिया में। बहुत सारे रोड्स थे, वो ऑल वेदर रोड नहीं थे, बरसात में ख़राब हो जाते थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड नॉट एकम्प्लिश much on building road due to less funds. There was always remain acute shortage of all weather road to reach the rural areas during the rainy season. क्या पर्पस था? इट पर्पस, रोड का जो बनाने का पर्पस था, टू मोबिलाइज द ब्रिटिश आर्मी विद इन द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर इंडिया। जो रोड भी बनाए वो ब्रिटिश आर्मी का पहुंच के लिए बनाए। टू ड्रॉ आउट रॉ मटेरियल फ्रॉम द कंट्री साइड टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। जो कंट्री साइड्स मतलब जो विलेज के एरियाज़ है, उससे नज़दीकी रेलवे स्टेशन तक जाना, वहाँ से पोर्ट तक जाना, इसलिए जो भी रोड का डेवलपमेंट हुआ। रेलवे बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ब्रिटिशर्स का। और हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अगर जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो रेलवे है। रेलवे 1850 में इस्टेब्लिश्ड हुआ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। इसके कारण से क्या हुआ कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल हम लोग कर सके, और जो हमारा जोग्राफिकल कल्चरल बैरियर्स था वो टूटा। मतलब साउथ इंडिया के लोग नॉर्थ इंडिया जाने लगे, नॉर्थ इंडिया के लोग साउथ इंडिया जाने लगे, नॉर्थ ईस्ट के लोग वेस्ट जाने लगे, वेस्ट के लोग नॉर्थ ईस्ट माने लगे। तो एक तरह का कल्चरल एक्सचेंज हुआ, और इसके कारण से इट फोस्टर कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर विच एडवर्सली अफेक्ट द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और फॉरेन ट्रेड भी प्रमोट हुआ रेलवे से। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर स्टार्ट हो चुका था 1911 में। जमशेदजी टाटा वाज द फर्स्ट मैन टू फ्लाई इन इंडिया, और बहुत ज़्यादा काम नहीं किए थे। द इनलैंड वाटर वाज अनइकोनॉमिकल एज द केस ऑफ कोस्टल कैनाल इन उड़ीसा कोस्ट। इन इंडिया एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट्स वर अंडरटेकन इन 1911, but real beginning was made in 1920 when government constructed some aerodromes. The progress however was very slow, बहुत ही स्लो था। कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं आप लोगों को। द पोस्टल सर्विस वाज स्टार्टेड इन ईयर 1837। रेलवे मेल सर्विस जो था वो 1997 से इस्टेब्लिश्ड हो चुका था, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पोस्टल सर्विस है 1837 से इस्टेब्लिश्ड है, जबकि रेलवे जिसको हम लोग आरएमएस बोलते हैं वो 1907 से इस्टेब्लिश्ड हुआ। टेलीग्राफ सर्विस 1851 में, और टेलीफोन सर्विस जो है 1881 से इस्टेब्लिश्ड हुआ इंडिया में। कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है ब्रिटिशर्स का, बहुत सारे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी है हम लोगों के। पहला जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है वो सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चेक ऑफ फेमिन्स, सेफ्टिंग ऑफ मॉनेटरी इकोनॉमी, एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन्स, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, development of railways, development of postal services, development of telegraph services. These are the very important services that was established by the British. और फेमाइन कम हुआ, शिफ्टिंग ऑफ मॉनेटरी इकोनॉमी। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो एक साउंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो हम लोग डीसी डीएम का हम लोग अभी देख रहे हैं, वो ब्रिटिशर्स का ही इस्टेब्लिशमेंट है। और एक लास्ट बात को हम अभी आप लोगों को ख़त्म करने से पहले बताएंगे कि फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस
क्या है, इंडिया वॉज अंडर डेवलप्ड कंट्री. वाई? बिकॉज इट पोजेसेस लो पर कैपिटा इनकम, it has poor infrastructure, dependence on import, illiteracy, high illiteracy, agriculture economy was agricultural economy, 75% of peoples were engaged in agriculture, and low development of industries. Second is backward economy, stagnant economy. backward economy था, stagnant economy था, depleted economy था, semi feudal economy था, और disintegrated economy था. Thank you.